नमस्कार बच्चों, मैं चैताली अशोक भंडारे, उपशिक्षिका ठाणे महानगर पालिका, शाळा क्रमांक 29, स्कूल नंबर 29, ठाणे महानगर पालिका शिक्षण विभाग ठाणे वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की विषय हिंदी। यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने आज विचार लिखा है, परिवर्तन या बदलाव संसार का नियम है। परिवर्तन या बदलाव संसार का नियम है। परिवर्तन बदलाव आते ही रहते। परिवर्तन हमेशा चीजें बदलती रहती। जब हमारे यहाँ पहली रेलवे शुरू हुई तो वो रेलवे थी, वो कोयले पे चलती थी, लेकिन आज हम देखेंगे तो वो रेलवे है, वो इलेक्ट्रिक पर चल रही है। तो ये जो बदलाव आया है, हर साल हर बार कुछ ना कुछ बदलता रहता है। 1000 साल पहले वाली दुनिया आज नहीं है, आज सब बदलते जा रहे हैं। आज की दुनिया और उस दुनिया में बहुत फर्क आ गया। अभी हम भारत की बात करेंगे तो उस समय का भारत और आज का भारत, उसमें भी बहुत फर्क आ गया है। हर बार कोई ना कोई बदलाव आते ही रहता है। हर क्षेत्र में बदलाव होता रहता है। कृषि में है, तंत्रज्ञान में है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बहुत बदलाव आते रहे हैं। और इसी बदलाव में जो हमारा भारत देश आगे बढ़ते जा रहा है, प्रगति के तट पे चल रहा है, प्रगति कर रहा है, तो इसी बदलाव का कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव हुआ कि पहली प्रगति की शुरुआत जहां से हुई, आदि मानव के जमाने से मानव की प्रगति की शुरुआत कहाँ से हुई? खेती से हुई। वही खेती में क्या क्या बदलाव आ चुका है, कैसे बदलाव हो चुका, यही आज हम देखेंगे। आज का पाठ है खेती से आई तब्दीलियां। तब्दीलियां मतलब बदलाव या परिवर्तन। तब्दीलियां मतलब बदलाव या परिवर्तन। शब्दवाटिका। तब्दीलियां मतलब परिवर्तन या बदलाव, और ये खेती से आई तब्दीलियां, परिवर्तन। पाठ का परिचय देखेंगे हम। इस पाठ के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो खत लिखा है, वो खत अपनी बेटी इंदिरा जी को लिखा है। पंडित जवाहरलाल का जन्म 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 27 मई 1964 में नई दिल्ली में हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वह एक अच्छे वक्ता थे, चिंतक थे, लेखक थे और विचारक थे। वक्ता मतलब बोलने वाला, किसी मुद्दे पर, किसी पॉइंट पे अपना विचार व्यक्त करने वाला वक्ता, भाषण देने वाला वक्ता। विचारक मतलब अपने विचार प्रकट करने वाले विचारक थे। किसी बात पे वो अपने विचार पे ठाम रहना, विचार करना, विचारक थे। चिंतक थे, वक्ता थे, लेखक थे और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जो स्वतंत्र भारत की पहली घोषणा हुई, वो घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और वो स्वतंत्र भारत की घोषणा देते समय भारत की प्रगति की कैसे की जा सकती है, किस क्षेत्र में विकास हो सकता है, ऐसे उन्होंने अपने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया। प्रौद्योगिकी मतलब तंत्रज्ञान, टेक्नोलॉजी को उन्होंने प्रोत्साहन किया कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अपना देश का विकास करना है, तो नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। हमें सीखकर उसे आगे बढ़ना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी हमको, हर एक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं, एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज,
पिता के पत्र पुत्री के नाम, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा से अपनी बेटी इंदिरा जी को पत्र लिखकर, खत लिखकर उनमें उनको खत में बातें बताते थे, किसी चीज का हल बताते थे। समाज में कुछ घटना ऐसी घटती है कि उसी घटना को उन्होंने इंदिरा जी के सामने रखकर उसका हल कैसे निकाला जा सकता है, उसका कैसे सोचना चाहिए, उस कृति को, उस घटना को हम अपने तरह से कैसे हल कर सकते हैं, उसका भी हल उन्होंने बताया था। अभी ये जो खत है वो प्रस्तुत पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। प्रस्तुत पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है कि अपनी पुत्री इंदिरा जी को लिखा है कि आदिम अवस्था, आदिम मतलब आदि मानव, जो पहले का मानव था, आदिम अवस्था से आगे बढ़कर अभी तक मानवीय सभ्यता के क्रम से हुए, क्रमिक मतलब क्रम से कैसे कैसे बदल होते गए, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया। जो अमीरी गरीबी है उसमें क्या मानदंड है, मतलब गरीब मेहनत करता है, खूब कष्ट करता है, लेकिन बहुत कष्ट करता है, लेकिन उसको गरीब खाने भर के लिए मिल जाता है। अगर वो कष्ट करता है तो खाने भर के लिए मिल जाता है, लेकिन अगर जो श्रीमंत है, जो अमीर है, वो अमीर अमीर ही होता जा रहा है और गरीब गरीब ही रहता जा रहा है, तो उसका मानदंड क्या है, ऐसा क्यों बदल रहा है, ये भी उसका भी हल उन्होंने यहाँ पे बताया है। उसका मानदंड और बचत प्रणाली का महत्व, बचत क्यों करनी चाहिए, कैसे की जा सकती है, इसका भी महत्व उन्होंने इस पाठ में बताया। देखो कहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा है, प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे, हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्द और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। उन्होंने पहले क्या लिखा, मैं अपने पिछले खत में, उन्होंने पहले बार भी खत लिखा था, वो उस खत में कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। अलग अलग कुछ काम होते वो अलग अलग करने चाहिए, कुछ घर में बैठ कर कर सकते, बाहर जाकर कर सकते, या कुछ औरत कर सकती है काम, कुछ आदमी काम कर सकते, ऐसे अलग अलग हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, जब सिर्फ शिकार ही करता था, जब आदमी था, आदि मानव था, तब वो सिर्फ शिकार ही करता था। शिकार के अलावा उसको दूसरा कौन सा उद्योग नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ जंगल में भटकता था, जंगल में भटक के वो शिकार करके खाता था, और वही शिकार एक दिन मिली, एक दिन नहीं मिली, अगर मिली तो पेट भर खा लिया, नहीं मिला तो भूखे पेट रह गए, ऐसे ही शिकार कर वो गुजर बसर करता था। हर एक आदमी को शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। अभी जंगल में देखो, बड़ा जंगल है, जंगल में वो भटकते, जंगल में भटकते समय जंगली जानवर है वो हमला कर सकते, मतलब उनके जान को भी खतरा था जंगल में भटकते थे। तो भटकते भटकते अगर शिकार करता था तो मुश्किल से उन्हें खाना मिलता था। सबसे पहले मर्द और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। अभी पहले के जमाने में क्या हुआ कि औरत और आदमी में काम बंटना शुरू हुआ होगा, कि आदमी थे वो शिकार करता था, जो मर्द थे वो शिकार करता होगा, और औरत घर में रहकर बच्चे और पालतू जानवरों की निगरानी करती रही। मतलब उस समय में जब शिकारी करता था तभी मर्द जो थे वो शिकार करने को निकलते होंगे,
और जो औरतें थी वो औरतें में घर में बैठकर बच्चों को संभालना और पालतू जानवरों की निगरानी करना, यही उनका काम होगा। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। अभी खेती करना सीख लिया। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। जब आदमियों ने खेती करना सीखा, शुरू में जब खेती हो गई, शुरू करना शुरू की कि जहाँ पे बीज बोए और खेती हो गई, तो एक दिन में नहीं होता। तो जब खेती करना शुरू हो गए, जब बीज बोए, उसको निकलने के लिए या उसमें खेती बहरने के लिए बहुत दिन लगता है। तो उस दिन तक उसे वहीं पे रहना पड़ता था। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। अभी खेती करने लगे तो जो काम करते थे वो काम हर एक में बंट गए। किसी ने क्या करना है, औरतों ने कुछ काम करना है, जिसको जो काम आता था उनको वही काम दिया जाता था। कुछ लोग शिकार खेलते थे और कुछ खेती करते थे। मतलब जो अच्छी शिकार करते थे वो शिकार करने लगे, जो खेती जिनको करना अच्छा लगता था वो खेती करने लगे और हल चलाते थे। जो जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। नए नए पेशे, पेशे मतलब व्यवसाय, एक नया नया पेशे सीख के उसमें ही अपना काम जो है वो उसमें पक्के हो गए। उन्हीं को सुधारते गए उसी क्षेत्र में। मतलब जब हम एक बर्तन बनाने का देखेंगे तो बर्तन बनाते हैं मिट्टी से। पहले जमाने में मिट्टी से बर्तन बनाते थे, तो मिट्टी से बर्तन बनाते वक्त उसमें जो देखते थे कि कितने बारीकी से वो करते थे। जब हमने आदि मानव का इतिहास सीखा तो उसमें देखा कि उस समय के बर्तन कैसे थे। मिट्टी के बर्तन थे, लेकिन वो मिट्टी के छोटे बर्तन, बड़े बर्तन ऐसे बनाना आना चाहिए, और जिनको आता था वही काम करता था और उन्होंने उसी में वो पक्के हो गए। मतलब उनका वही काम हो गया कि अगर बर्तन बनाना है तो वो बर्तन बनाना ही उसका काम हो गया। अगर कोई खेती अच्छा करता है तो खेती करना ही उसका पेशा हो गया। मतलब वो उसी पेशे में पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। नतीजा मतलब परिणाम। नतीजा मतलब परिणाम कि खेती करने का दूसरा अच्छा परिणाम क्या हुआ, तो गांव और कस्बे बने। कस्बे, कस्बे मतलब क्या है? कस्बे मतलब गांव से बड़ा और शहर से छोटा। गांव से बड़ा और शहर से छोटा। एक गांव और शहर, उसके बीच में कस्बा आता है। मतलब जब हम समझ ले कि अपना ये गांव है और गांव में हम गांव का नाम लिखते हैं, उसमें तालुका लिखते हैं और जिला लिखते हैं। जिला मतलब बड़ा हो गया और तालुका बीच में का हो गया। गांव और जिले के बीच में तालुका आ गए। वैसे ही गांव और शहर के बीच में कस्बा। कस्बा मतलब गांव से थोड़ा बड़ा और शहर से थोड़ा छोटा। मतलब बीच गांव से बड़ा कस्बे हो गए। लोग इनमें आबाद रहने लगे। आबाद मतलब समृद्ध। आबाद मतलब समृद्ध रहने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते और शिकार करते थे। जब खेती करना नहीं आते थे तब लोग क्या करते थे, इधर उधर घूमते थे और शिकार करने के लिए घूमते थे और वही आबाद रहते थे। आबाद मतलब समृद्ध रहते थे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। अभी समझो, एक यहाँ पे एक जंगल में शिकार मिल गया, वो शिकार खा लिया और शिकार करके वो आगे निकल गए, तो इधर उधर भटकता था, एक जगह पे वो रहते नहीं थे। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी।
एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। अभी खेती से पहले जो लोग इधर उधर भटकते थे शिकार करने के लिए, एक इस जंगल से निकल के दूसरे जंगल में जाते थे, फिर वहां शिकार करते थे, वहां शिकार मिला खा लिया, फिर आगे दूसरी शिकार ढूंढने के लिए निकलते थे। तो अब खेती करने लगे। जो उनका भटकना था, जो खेती करने से अच्छी बात हो गई कि लोग पहले जो इधर उधर घूमते थे वो एक जगह पे रहने लगे। इसका और जब वो भटकते थे, शिकार के लिए भटकते थे, तभी वो अपने साथ अपने गाय होती थी, भेड़े थे, बकरियां थी, उन्हें भी लेकर उन्हें जाना पड़ता था। मतलब जानवरों को लेकर उन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। और इसी जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। चरागाह मतलब जहाँ पे घास उगती है, घास उगती है और जहाँ पे बहुत सारे जानवर चारा खाते हैं। उस चरागाह, जिस जगह पे जानवर को चराने के लिए लेके जाते हैं, उसे चरागाह करते, कि पूरे गांव के जानवर उस जगह पे जाते हैं। और जो उसमें मराठी में कुरण बोलते, कुरण, की ज्या ठिकाणी जे आपले पाळीव जनावरे असतात, ते पाळीव जनावर म्हणजे गाय म्हैस बकऱ्या ह्यांना जे चरण्यासाठी घेऊन जातात, ते चरण्यासाठी जी जागा असते तिला कुरण म्हणतात। त्या कुरणाला हिंदीमध्ये काय म्हणतात? चरागाह। कुरणाला हिंदीमध्ये काय म्हणतात? चरागाह। चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। अभी वो चरागाह जो था, अभी समझो जानवरों ने पूरा घास खा लिया। पूरा घास खाने से अभी ऐसा नहीं होता कि 2 दिन में या 3 दिन में फिर नया घास उगाया, ऐसा नहीं होता। वो प्रोसीजर के लिए बहुत टाइम लगता है कि अभी उधर का घास खत्म हुआ तो दूसरे दिन के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए वो पूरा ये छोड़ के अपने जानवरों और अपने सब लोगों को लेकर वो दूसरी जगह चला जाते थे। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। अभी भटकना बंद हो गया और खेती करने लगे। तो खेती करने लगे तो उनका एक जगह पे रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वह छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। अभी जो था, उन्हें जमीन को जोत बोकर छोड़ नहीं सकते थे। जोत बोकना मतलब खेती लगाकर, वो खेती लगाकर उसे वही छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जो उन्होंने खेती में बोया है वो उगने तक का रास्ता देखना पड़ता था। वो उगेगा, खेती उग जाती है तो उसमें जो खेती में से अनाज निकलता है, वो निकलने तक, अनाज के पैदा होने तक उन्हें वही रुकना पड़ता था। वो छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। मतलब जो भटकते थे, इधर उधर जाते थे, वो अभी एक जगह पे रह के खेती करने लगे। खेती करने के लिए उन्हें एक साल तक तो वही रहना पड़ता था, इसलिए वो एक साल तक वही रह गए। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता गया, मतलब वहां पे गांव बन गया। गांव बनते बनते शहर बन गया। मतलब इस तरह गांव और शहर की निर्मित हो गई। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। अभी आराम से कैसे कटने लगी? देखो बच्चों, कि जो आदि मानव था वो सिर्फ शिकार करने के लिए भटकता था, जंगल में जाता था, लेकिन भटकने के लिए उसे दिन रात इस जगह से उस जगह से कहीं भी भटकना पड़ता था। मतलब उसके जिंदगी में स्थैर्य नहीं था। अभी जब वो खेती करने लगे तो खेती करने की वजह से उसे एक साल एक ही जगह पे रहना पड़ा। तो एक ही जगह पे रहने की वजह से वो भटकना था वो बंद हो गया। अभी उसे
आराम करने। अगर एक बार खेती बो दिया तो साल भर तक के लिए उसका रास्ता देखना पड़ता था। मतलब और काम भी जो खेती करते थे वो खेती करने वालों के ही काम देते, और जो शिकार करते थे वो शिकार ही करते थे। मतलब शिकार करके घर में लाके साल भर में कुछ तो खाना आराम से मिलता था। मतलब ज्यादा भटकना नहीं पड़ता था, एक ही जगह पे अभी रहकर खेती करके वो खेती में ही अपना समय बिताते थे। मतलब उनका भटकना बंद हो गया, अभी उनकी जिंदगी आराम से कटने लगी। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। देखो, शिकार करने के लिए कितना जान पे खेलना पड़ता था। अगर शिकार करना है तो एक अगर देखो शेर आ गया सामने और सामने आदमी है, तो उसको मारने के लिए शेर तो आदमी को खा सकता है, तो वो कितना उसकी जिंदगी के लिए धोखा था उसमें। तो वो अभी कम हो गया। जो शिकार करने में जो उसका कष्ट हो जाता था वो खत्म हो गया, और खेती में करने से उसका दिन आराम से गुजरने लगा। मतलब शिकार खेलने से ज्यादा खेती करना आसान लगा। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। बराबर है। अगर हम खेती में अनाज बोते हैं तो एक ही बार इतना अनाज पैदा नहीं होते। तो जो एक साल में हम एक ही बार हम खेती बोते हैं तो उसमें बहुत सारा अनाज होता है, तो हम एक ही बार नहीं खा सकते। जैसे शिकार करके लाया, शिकार करके लाएंगे तो वो शिकार किया हुआ एक दिन खा सकते, 2 दिन खा सकते, ज्यादा दिन खा सकते, मतलब खराब हो जाता है। तीसरे चौथे दिन खराब हो जाता है, मतलब फिर उनको शिकार ढूंढने के लिए निकलना पड़ता था। इसलिए खेती करना क्यों आसान हो गया, क्योंकि एक जगह पे बैठकर वो एक जगह पे रहकर वो खेती कर सकते थे। और एक बार खेती करने से उसका अच्छा नतीजा ये हुआ कि वो जो जितना अनाज निकलता था वो एक ही बार नहीं खा सकते थे, तो वो अनाज क्या करते थे, वो संभाल कर रखते थे। वो खेती करते करते मतलब खेती करने से हल चलाना, वो अनाज पैदा करके वो एक जगह सुरक्षित रखते थे। मतलब अभी हम देखते कि गोडाउन में क्या बोरी में भरकर वो एक जगह पे रखते हैं, बोरी में भरकर अनाज रखते हैं और वो साल में थोड़ा थोड़ा करके खाते, मतलब आराम से जिंदगी बीत जाती है। इसे भी सुरक्षित रखते थे। एक और मजे की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह खुद जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। एक बात है कि जब वो शिकारी करता था आदमी, जब आदमी निपट शिकारी था, निपट मतलब केवल, निपट मतलब केवल, निपट मतलब केवल, जब आदमी केवल शिकारी था तो वो कुछ जमा नहीं कर सकता था। अगर जमा भी किया, मतलब शिकार करके लाया, 2-3 शिकार करके लाए, तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 या दिन तक ही खा सकता था, उसके आगे वो खा नहीं सकता था, मतलब खराब हो जाता था। तो वो संभाल कर रख नहीं सकता था, वो जमा करके रख नहीं सकता था। लेकिन तो वो जो है रख नहीं सकता था, थोड़ा थोड़ा खा सकता था, बहुत कम, किसी तरह वो पेट भर लेता था। तभी समय में वो बैंक नहीं था, पैसा नहीं था कि जहाँ रुपए और चीजें रख सकता था। जब बैंक होती है कि अभी हम देखते हैं बैंक में हम जाकर पैसा रखते हैं या कुछ जेवर रखते हैं, कुछ जरूरी चीजें होती है वो बैंक में सेफ रखते हैं। तो उस समय वैसा कुछ नहीं था। उस समय में जब अनाज ही था तो वो अनाज एक जगह पे एक बोरी में भरकर वो रखते थे, और वही आगे पूरे साल भर के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीजें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। अभी आदि मानव था उसे तो अपना पेट भरने के लिए वो शिकार खेलना पड़ता था। लेकिन खेती होने से उसको अभी क्या फायदा हुआ कि अनाज मिलने लगा था।
खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वो जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। देखो, जब वो शिकार करता था तो वो ज्यादा नहीं संभाल रखता था, लेकिन खेती करने से वो एक समय में इतना नहीं खा सकता था, इससे ज्यादा अनाज पैदा होता था कि वो एक समय में खा नहीं सकता था, तो वो उसे जमा कर रहा था। तो धीरे धीरे अनाज जमा करना उसने शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे, जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। कि उनके पास ज्यादा अनाज क्यों होते थे? क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करते थे कि जब जितनी अपनी जरूरत है वो जरूरत पूरा होके भी और ज्यादा मेहनत करते थे, इसलिए उनके पास ज्यादा अनाज आता था और वो अनाज संभाल कर रखते थे। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिख कर निकाल सकते। अभी हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में चेक देते हैं, चेक से पैसे निकालते हैं और भरते भी हैं। तो उस समय बैंक नहीं थे, तो आजकल बैंक खुले हैं तो यहाँ लोग रुपए और पैसे जमा करते हैं और चेक लिख कर निकाल सकते। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है। बराबर। अगर अनाज पैदा होता है, एक साल भर के लिए अनाज, समझो एक महीने के लिए मुझे एक बोरी अनाज लगता है और मेरे पास 2 बोरी है, तो वो दूसरा बोरी ज्यादा हो गया, तो वो अनाज पैदा हुआ तो जमा करते। वैसे ही मेरी जरूरत अगर कुछ पैसों की है, महीने में मुझे इतना खर्चा आता है, तो इसके अतिरिक्त मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो वो कहाँ रखती हूँ? बैंक में रखती हूँ। तो बैंक में रखने से वो अतिरिक्त पैसा बैंक में जाता है। बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार की खर्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये अतिरिक्त पैसा है जो उनके पास है, वो एक ही बार में वो खत्म नहीं कर सकते, इसलिए वो बैंक में रखते हैं। अतिरिक्त है वो पैसे, इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार है जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है। अभी जो लोग मालदार है वो मालदार क्यों है? क्योंकि उनके पास अतिरिक्त पैसा है, ज्यादा पैसा है, और ज्यादा पैसा वो बैंक में रखते हैं। उनकी जरूरत पूरे होने के बाद भी अतिरिक्त पैसा है वो बैंक में रखते हैं, इसलिए वो मालदार है। और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। अभी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित किया है कि ये जो अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कि ये जो पैसा है वो पैसा कहाँ से आता है? ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा मेहनत करते इसलिए उनके पास ज्यादा पैसा है। तो आजकल हम देखते हैं कि समाज में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और इसी भ्रष्टाचार पर उन्होंने दृष्टि डाली है कि ये जो अतिरिक्त पैसा कहाँ से आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी दूसरे आदमी से ज्यादा काम करता है, तो बल्कि आजकल जो बिल्कुल भी काम नहीं करते वो मालदार है, और जो कष्ट करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, वो उसे खाली हाथ रहना पड़ता है या भूखे पेट सोना पड़ता है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं आता है। कितना बुरा इंतजाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसकी इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी कि अभी तुम छोटी हो, ये जो भ्रष्टाचार समाज में चल रहा है इसके बारे में तुम शायद नहीं समझ सकोगी। यह बहुत बुरा इंतजाम है।
ये बुरे इंतजाम के कारण में ही दुनिया में आजकल गरीब आदमी बहुत है। और शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। सिर न खपाना मतलब ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब काफी है। अभी तुम्हें इतना ही जानना काफी है, पर्याप्त। अभी तुम्हें इतना ही जानना काफी है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वो खाना नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास मतलब उस जमाने में रुपए न थे, पैसे न थे, फिर भी वो सुखी थे। जिनके पास बहुत सी, अभी जिनको मालदार या अमीर किसे कहते थे उस जमाने में, कि जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़े, ऊंट या अनाज होता था, उसे अमीर कहते थे। और जो गरीब थे, जो खेती करते थे, अभी हम समाज में देख सकते हैं कि जो खेती करता है, खेती में काम करता है, कष्ट करता है, उसे शायद एक एक बार की रोटी के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट करना पड़ता है। लेकिन जिसके पास अनाज जमा करते हैं, जिनके खेती में काम करके जिसके पास अनाज जमा करते, वो घर में बैठकर आराम से खाते। मतलब खेती में मेहनत करने वाला अलग रहता है, किसान। और जो किसान मेहनत करता है उसे खाने भर के लिए नहीं मिलता। लेकिन जो खेती का मालिक है, खेती का मालिक है, वही ज़्यादा मालदार होते जा रहे हैं। ये जो है समाज की अभी की परिस्थिति। अभी उन्होंने लिखा, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। अभी एक खत खत्म किया उन्होंने और लिखा, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इस पाठ में देखा कि आदि मानव के जीने का तरीका या फिर पुरानी काल में की जाने वाली खेती और आधुनिक खेती, इसमें क्या बदलाव आ चुका है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, कितना विकास हुआ है और बचत का क्या महत्व है। बचत क्यों करनी चाहिए, अनाज हो या पैसा, हमें बचत की आदत लगानी चाहिए। हमारे पास पैसा है, ज़्यादा पैसा है, तो वो पैसा हमें बचत करके रखना चाहिए, बचाना चाहिए। इसलिए जो हमें भविष्य में उपयोगी हो सकता है। तो इसी पाठ से हम सीख सकते हैं कि अनाज हो या पैसा, जो हम बचत करके रख सकते हैं, जिसका उपयोग हमें अपनी जिंदगी बिताने के लिए या भविष्य में हमें उपयोग आ सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये खेती से आई तब्दीलियाँ, ये पाठ देखा। धन्यवाद।